लेकिन तो अगर आपका नसीब अच्छा तो वही 70% में ही आ गया, लेकिन अगर आपका नसीब खराब है, अगर आप जानते हो तो बोर्ड्स में वो 30% का पार्ट आ जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ वन शॉट ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन, डॉबेर एनस्ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बेसिक पढ़ लिया था। हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे जो डॉबेर एनस्ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिए वैलिड थे, उनके बेसिस थे। और वैसे दो कंसेप्ट से आप 2 मार्क के आंसर को 5 मार्क का आंसर बना सकते हो और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, मार्क्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को खत्म करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बताऊंगा और इस तरीके से हम चीजें सीखेंगे, पीप करेंगे इनटू द एटम की किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाता है जिससे 70% ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई रिपीट, 70% ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आज हम लोग चालू करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उसका दो कंसेप्ट मेन क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरिट्स क्या कि वो चीजें काफी ज्यादा वैलिड है, लेकिन डीमेरिट्स है कि वो अभी खत्म होने वाली है, मतलब इससे बेटर कुछ आने वाला है। कैसे? देखो मेरिट्स मतलब क्या होता है कि उसकी अच्छाई, उसने क्या उसके इसमें टॉप पॉइंट्स देखने वाली थी, तो एक उसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को रिवाइज कर लिया था। उसने रिवाइज करके वापस से चेंज करके किसका किया था, बेरिलियम का 14.09 से 9.4। मतलब जब पहली बार उसको बेरिलियम दिखा तो उसने उसको पता चला कि यार इसका एटॉमिक मास कुछ 14.09 के क्लोज टू आ रहा है, लेकिन जब उसने वापस से रिवाइज किया तो उसको पता चला 9.4 आ रहा है। तो दुनिया को बताने से पहले उसने खुद ही से रिवाइज कर लिया। अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखा और आपको बाद में पता चल गया इमीडिएटली कि यार मैंने गलत लिखा, तो आप उसको चेक कर लोगे और उसको वापस से सही कर दोगे। अगर आपने चेक नहीं किया और टीचर को दे दिया आंसर तो टीचर तो गलत कर देगी, गलत कम मार्क्स दे देगी, काट देगी मार्क्स, 1-2 मार्क्स काट देगी। तो इसका मतलब दुनिया लोग उसको गलती बताने से पहले उसने खुद ही रिवाइज करके उसको सही कर दिया, तो उसका पीरियड टेबल थोड़ा ज्यादा देर तक चला कि कोई गलती नहीं बता पा रहा। अच्छा, इसका क्या इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ? तो एक्चुअली इसका बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का 16। जस्ट इमेजिन अगर 14.09 होता उसका एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आता, मतलब पोजीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया, मतलब पोजीशन गड़बड़ा गया तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स का भी पोजीशन इधर उधर गड़बड़ा गया। जिसके ऊपर पहले x के ऊपर, x के नीचे अगर y था तो x के नीचे भी z आ जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा एलिमेंट। तो इसका मतलब सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल गई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कांसेप्ट भी फेल होने लग गया। तो दोनों से बचने के लिए उसने इसको रिवाइज किया, 9.4 किया। आज हम जानते हैं कि लिथियम और बोरॉन के बीच में आता है बेरिलियम, तो इसने खुद से खुद की गलती सुधार दी थी, इसीलिए इसका एक मेरिट पॉइंट है। इसके अलावा मैं बोल रहा था ना, आपको ड्रीम 11 का बहुत बड़ा मास्टर है। इसने क्या किया, देखो ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन क्या दे सकते हो आप, हाँ एलिमेंट्स है, चलो ठीक है, उनके बारे में उनका आपने उनकी कुछ प्रॉपर्टी बता दी, उसका चलो ज्यादा से ज्यादा उसका पोजीशन बता दिया। लेकिन ये इंसान ने पहली बात तो उसने सारे नोन एलिमेंट 63 नोन एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया एग्जैक्ट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा उसने ऐसे खाली बॉक्सेस छोड़ दिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। अरे जो न्यूलैंड था उसके पास तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उन्हीं को वो प्लेस नहीं कर पा रहा था, इसने फ्यूचर का भी सोच लिया कि नहीं आगे जाके ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस जगह पर इस रेंज के एटॉमिक मास में प्लेस हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होगी। इसने उसका डेंसिटी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया और उसने मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। इसके अलावा उसकी पोजीशन बता दिया, समझ लो, मतलब वो बोल रहे हैं 68 से 69 के क्लोज होगा और ऐसे था भी 70 के आसपास आ रहा था, मतलब इतना क्लोज वैल्यू दे दिया, डेंसिटी एग्जैक्ट आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया कि ये क्लोरीन के साथ ऐसे बनाएगा बॉन्ड, ये इस तरीके से ऐसे बनाएगा। इसका नाम भी उसने अंदाजा दे दिया कि यार एक्चुअली क्या हुआ कि उसने जो एलिमेंट देखा तो उसने क्या देखा, बोरॉन है और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है। ग्रुप में 3 की बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट ग्रुप 3, उसमें बोरॉन देख लिया, एल्यूमिनियम देख लिया और उसके नीचे के जो एलिमेंट था उसको खाली रख दिया और उसके नीचे के भी। तो उसने बोला ऐसे कोई एलिमेंट आएगा जो इस बॉक्स में फिल होगा, उनका एटॉमिक मास इसके बराबर होगा। तो लोग हंसने लगे, ये कौन सी बात है, आया ही नहीं है एलिमेंट, ढूंढा ही नहीं। और उसने क्या क्या पता, नहीं आएंगे अभी नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ देर बाद आए। और उसने उसकी क्या क्या प्रेडिक्शन कर दिया, उसकी डेंसिटी बता दिया, ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका डेंसिटी ऐसे होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अच्छा, प्लेस क्या किया, क्यों? क्योंकि वो जानता था बोरॉन की जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जैसे, तो उसने रख दिया ईका बोरॉन। रशियन साइंटिस्ट था तो ईका मतलब उसके जैसा, तो बोरॉन के जैसा, एल्यूमिनियम के जैसा, सिलिकॉन के जैसा। तो ईका बोरॉन का नाम आज हम लोग जानते हैं स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम का नाम आज हम लोग जानते हैं गैलियम और ईका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। इसलिए आप देखते हो उसके सिलिकॉन की जस्ट नीचे है आता है जर्मेनियम, तो सिलिकॉन जैसा जर्मेनियम। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के नीचे स्कैंडियम आता है, तो बोरॉन के जैसा स्कैंडियम और एल्यूमिनियम के जैसा
ये लिया मिलता है, समझे आप लोग। अच्छा, इसके अलावा उसने क्या किया कि आप लोग को मैंने बोला था ना कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग ढूंढे वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कि अच्छा, जब आपको पता चला होगा कि ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है तो आपने एयर में देखा होगा, आपने पानी में देखा होगा, ऐसे ऑक्सीजन रास्ते में ऑक्सीजन एलिमेंट आपको रास्ते में दिख नहीं गया होगा। लेकिन नोबल गैसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की, किसी और की ज़रूरत नहीं कि भाई तू मेरे साथ बॉन्ड बना तो मैं जाके स्टेबल होता हूँ। तो ये अकेले पाए जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है अकेले सिंपल एलिमेंट जो इंडिविजुअल एलिमेंट उनको ढूंढना। तो उसको जब आगे जाके नोबल गैसेस मिले तो विदाउट डिस्टर्बिंग दी ओरिजिनल टेबल, क्योंकि आप जानते हो ना एक्स के नीचे अगर वाई है, अगर आप कोई नोबल गैसेस बीच में डाल दोगे तो वाई शिफ्ट हो जाएगा, कोई और एलिमेंट आ जाएगा, तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसका नाम उसने ग्रुप 0 रखा और उसमें नोबल गैसेस आए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मेंडेलिव्स की पीरियडिक टेबल में ना 12 हॉरिजॉन्टल रोज है। अगर आपको थोड़ा सा कभी ना या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में थोड़ा सा ना प्रॉब्लेम होते तो ये समझो की वर्टिकल म्हणजे वर बघायचं, वर बघायची म्हणजे असं बघायचं, म्हणजे असं म्हणजे कॉलम, वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड। तो 12 पीरियड थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज 7 वर्टिकल कॉलम्स थे ऐसे वाले, वर बघायचं जिसको बोलते हो कॉलम। मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ तो मैं हमेशा इससे क्लियर हो जाता हूँ, आप गलती नहीं करना। तो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स म्हणजे ग्रुप्स, तो ऐसे 7 थे, ठीक है। अब उसने ग्रुप 7 के बाद ग्रुप 8 आना चाहिए, तो क्यों रखा? अच्छा, एक्चुअली इसका रीजन ये था कि ग्रुप 8 का मतलब उसने रख दिया ग्रुप 0। ग्रुप 0 मतलब 0 रिएक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन से जो रिएक्ट करते हैं, मतलब 7 मतलब क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करने वाले और 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते ही नहीं, ये 0 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते। तो ग्रुप 8 की जगह उसने ग्रुप 0 रख दिया। ये इसके नाम के पीछे के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो मेरिट्स कवर हो गए, अब मैं आपको डीमेरिट्स बताऊंगा। डीमेरिट्स मतलब क्या? अभी भैया ये फेल होने वाला है। मैंने पता शुरुआत में आपको बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ मेंडेलीव तक था। अच्छा, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड ये सॉरी ये डीमेरिट्स तो बचा हुआ है, मेंडेलीव का बचा हुआ है पार्ट थोड़ा सा। तो मेंडेलीव के डीमेरिट क्या? मैंने आपको बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो आने वाला है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फेल होने वाला है। तो कैसे पता चलेगा? डीमेरिट्स के तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, आइसोटोप एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास अलग होता है। मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एलिमेंट अभी भी सेम है लेकिन जो मास है वो डिफरेंट है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने रेडियो एक्टिव कार्बन सुना होगा। तो कार्बन जो आप लोग जानते हो वो है C12 कार्बन, जो आप लोग जानते हो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास है 12, ये लोग आप लोग जानते हो। लेकिन कार्बन डेटिंग मेथड में विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई की डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, आप लोग साइंस 2 में पढ़ते हो, तो वो जो होता है वो होता है C14। उसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका मास 14 है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है तो जब कार्बन नाम ही है तो दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी, हाँ या ना? दोनों, ये भी कार्बन है तो दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन मास अलग अलग है। अगर मैं भी कार्बन हूँ ये भी कार्बन है तो हम दोनों सेम बॉक्स में आने चाहिए, हाँ या ना? अगर मैं भी कार्बन हूँ वो भी कार्बन है तो हम दोनों सेम मास में आने चाहिए, हाँ। तो लेकिन अगर हम दोनों का एटॉमिक मास अलग है और इंक्रीजिंग है तो मुझे बताओ, कार्बन इधर आएगा तो कार्बन C12 इधर आएगा तो कार्बन 14 इधर आना चाहिए। मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को बचाने की कोशिश करता हूँ, नहीं एटॉमिक मास को इंक्रीज करूंगा तो दो अलग अलग बॉक्स में लिख रहा हूँ, हाँ या ना? लेकिन अगर दो अलग अलग बॉक्स में रख रहा हूँ तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इससे हो रही है। अरे सेम एलिमेंट है तो सेम बॉक्स में आना चाहिए। देखो, अगर एलिमेंट सेम है तो सेम बॉक्स में, और एलिमेंट एक जैसा है तो एक ग्रुप में, एक के नीचे एक, तो दोनों को बचा नहीं पाया ये। आइसोटोप्स ऐसे आ गए कि अगर मैं मास को बचाने लगे इंक्रीजिंग C12 के बाद C14 आना चाहिए, तो मैं दो अलग अलग बॉक्स दे रहा हूँ सेम एलिमेंट के, लेकिन सेम एलिमेंट के लिए तो सेम बॉक्स आना चाहिए ना। दोनों कार्बन है तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? आप इमेजिन करो, C12 आएगा फिर C14 आएगा फिर नाइट्रोजन आएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ये प्रॉब्लम था आइसोटोप्स का, ठीक है, ये प्रॉब्लम था आइसोटोप्स का। फिर दूसरा था एम्बिग्यूटी बिटवीन पोजीशन, मास नहीं, मास क्लियर था इसका, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, मास सेम था। इसका मतलब क्या होता है कि इन लोग का जो एटॉमिक देखो, इन लोग की पोजीशन क्लियर नहीं थी, हम लोगों को दोनों का मास पता है। अगर आप मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, पेज नंबर 23 पे आओ और 23 पे ना
1 2 3 फोर्थ लाइन देखो, उसमें कोबाल्ट और निकल आता है। एक का एटॉमिक नंबर 27 है, 20 नीचे मास लिखा हुआ है। कोबाल्ट का है 58.933 और निकल का है 58.693, मतलब क्लोज वैल्यू है, हाँ या ना? अगर क्लोज वैल्यू है और अगर मैं, तो उसने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल को एम्बिग्यूटी था, मतलब किसको देखो कोबाल्ट और निकल सिमिलर है जैसे, तो आप लोग जानते हो ना, ये तो ये न्यूलैंड्स में भी था, न्यूलैंड ने भी एक ही टेबल में रख दिया था, बोला था नहीं नहीं इसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी है, पहली बात। और दूसरा, एटॉमिक मास क्लोज बहुत है, बहुत क्लोज है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है भैया। इसका भी 58.9, इसका भी 58.67, तो आप अलग अलग बॉक्स नहीं बना सकते ना, 58 या 59 के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको रखना पड़ेगा। तो कोबाल्ट और निकल को सेम में रखना पड़ रहा था, कोबाल्ट और निकल को सेम में रखना पड़ रहा था, लेकिन अगेन क्या ये सेम है? देखो हमेशा याद रखो, अगर कोई एलिमेंट ही सेम है, अगर कोई एलिमेंट ही सेम है, तो आप लोगों को एलिमेंट ही अगर सेम है तो उसको सेम बॉक्स में रखना है, और एक जैसे है तो एक के नीचे रखना है। तो क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं, तो एक बॉक्स में रखना चाहिए? नहीं। लेकिन अगर मैं अलग अलग बॉक्स में रख रहा हूं तो इसका मतलब क्या एक का एटॉमिक मास दूसरे से कम या ज्यादा है, जो मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास उन लोगों का सेम है, तो एटॉमिक मास के लिए हम लोग शॉर्ट थे, लेकिन उनका पोजीशन किधर रखना चाहिए, इसके लिए एम्बिग्यूटी थी, मतलब वी वर नॉट श्योर यार, पता नहीं किधर रख लिया, कहीं ना कहीं। देखो हम दोनों सही होने चाहिए, दोनों मेन कंसेप्ट, दोनों में से एक भी अगर गलत हो जाए तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। अच्छा, तीसरा वाला मेरा फेवरेट है, नो क्लैरिटी अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? देखो आज मुझे पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है और लिथियम का 7 है, ठीक है। और इसके आप लोग जानते हो ना कि इसके बीच में आप लोग कोई एलिमेंट जानते नहीं हो, हीलियम और लिथियम के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी जो हम लोग जानते हैं उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से जानते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जानते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास सोचो, अभी डिस्कवर नहीं है, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है। अगर आगे जाके एलिमेंट्स ऐसे आए, अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता आगे जाके कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो शायद हीलियम और लिथियम के बीच में कोई एलिमेंट आए, 5 हो उसका एटॉमिक नंबर, 6 हो, 5 वाले 2 हो, आ सकते कि नहीं? तो आपको नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूं कि कितने एलिमेंट्स आएंगे बिटवीन टू हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट मतलब क्या? उनका एटॉमिक मास में डिफरेंस है, जैसे 50 और 60 है, तो 50-60 में कितने सारे एलिमेंट हो सकता है? एक ही एलिमेंट डिस्कवर हो आगे जाके, 55 हो सकता है, 51 52 53 54 हो सकता है सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए जिनका एटॉमिक मास हो। तो रेंज नहीं पता ना कितने नंबर आएंगे, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर मैंने अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब तेरा नंबर 1 है, तेरा नंबर 2 है, तेरा नंबर 3 है, तो एग्जैक्ट मुझे पता है 1 और 2 के बीच में कोई 1.5 1.3 नहीं आने वाला है। इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसका 3 एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर आने लगे कि सबको एक एक नंबर दे दे। यार तेरा नंबर 45 है तो रोहित शर्मा है तू, तेरा नंबर 18 है तो विराट कोहली है तू, ये डिसाइड हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसा डिसीजन में हुआ कि एटॉमिक मास फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो श्योरिटी कि कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 के बीच में, और अगर हर बार अगर एलिमेंट आता गया और हर बार में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते गया, तो क्या एक बार हमें पता चलेगा ऐसा हो गया कि बेरिलियम के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे जो एलिमेंट था सल्फर, वो बेरिलियम के नीचे आ गया, तो पूरा सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये तकलीफ हो रही थी। और लास्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन जो है ना, आप लोग देखना कि अभी तक वो सॉल्व नहीं है, अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन सॉल्व नहीं है, लेकिन हम लोग को एटॉमिक नंबर की वजह से इस तरीके से बस एक कोइंसिडेंस है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में आता है, मतलब पहली लाइन में आता है, ग्रुप 1 मतलब पहला लाइन, लेकिन उसकी पोजीशन ग्रुप 1 और ग्रुप 17, मतलब मेंडेलीव के अकॉर्डिंग तो ग्रुप 7 बात करोगे आप लोग, तो उसका पोजीशन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 7 में हैलोजेंस आते हैं, आप लोग याद रखना, 17 या 7 में हैलोजेंस आते हैं, ठीक है, हैलोजेंस आते हैं। तो हैलोजेंस में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, और हैलोजेंस का होता है Cl2 Br2 F2, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी जैसी मैच कर रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो ग्रुप 7 में आना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? लेकिन सेम टाइम पे आप लोग देखते हो ना, H2O बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है, HCl बनता है। आपको तो ये भी पता होगा कि यार नाइट्रो जो सोडियम है, जो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, वो भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2 करता है, और जब क्लोरीन के साथ करता है तो NaCl, जो कॉमन नमक। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो सोडियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड के जैसा भी है, मतलब वो सोडियम की जैसी भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन को लेकर हम लोग अभी भी श्योर नहीं है कि वो किसकी तरह प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ग्रुप
1 की तरह, क्योंकि ऑक्साइड्स जो है मोस्टली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप की तरह दिखा रहा है, लेकिन उसका जो खुद का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 17 की तरह दिखा रहा है। इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि यार पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, समझ लो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैंने आप लोग को बताया है एक एक चीज़ को क्लियर करके। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ये लोग आप लोग इसको नोट कर लो। So with that we have completed the Mendeleev's periodic table and now we are going to modern periodic table which is the one of the most important concept। अच्छा आप लोगों को पता चला ये कि क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास कहीं ना कहीं फेल होने लग गया। दो एलिमेंट के बीच में हमें नहीं पता कि कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे और वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। उससे ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर। क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हर एक एलिमेंट में फिक्स होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन बोलूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही मैं बोलूंगा एटॉमिक नंबर 10 तो मेरे दिमाग में नियॉन आएगा। 8 बोलूंगा तो ऑक्सीजन आएगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। समझो मैंने आपको बता दिया कि एक एटॉमिक, मुझे कोई एक एलिमेंट बता जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो शायद आप लोग बोले कोबाल्ट, कोई और शायद बोलते निकल गया, कोई ओवर स्मार्ट हो जाएगा तो बोलेगा दोनों। तो आप लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गए कि एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट का ही 58 है। ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है, उनको आइसोबार्स बुलाते हैं। तो आप लोग स्पेसिफिक नहीं हो रहे हो। आइसोटोप्स से डिफरेंट है, आइसोबार्स आर डिफरेंट, ठीक है। आइसोबार्स का एटॉमिक मास सेम होता है और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको और पता चल रहा है कि एटॉमिक मास किसी का कोई यूनिक प्रॉपर्टी, लेकिन एटॉमिक नंबर यूनिक है कि हर एलिमेंट में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें ही और किसी में और कोई भी दुनिया में ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर उसके जैसा। इससे क्या हो गया? इससे हम फिक्स हो गए। समझो एटॉमिक नंबर मुझे पता है क्या, बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है, और समझो कार्बन, चलो कोई एटॉमिक नंबर जिसका 4 है और दूसरे का एटॉमिक नंबर 9 है, तो आपको पता है 5 6 7 8 9 5 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मैं 5 बॉक्स छोड़ दूंगा और आएंगे, कभी ना कभी करके आएंगे वो। लेकिन आपको नहीं पता अगर किसी का एटॉमिक मास 4 है और 9 है, तो आपको नहीं पता, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 वाला एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता है 5.8 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, हो सकता है 8 ना आए। तो आप लोग श्योर नहीं हो, तो आप लोग का पीरियोडिक टेबल हमेशा घूमता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहेगा और कभी भी आपको एक स्टेबल वाला पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा। और इसीलिए मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल मेन रीजन यही था कि फेल हो गया। ऊपर से आइसोटोप्स भी था, ठीक है, और ऊपर से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर आज भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर थोड़ा सा एक उसको वे पहुंचा देते कि चल भाई एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दे 1 2 3 4 के हिसाब से तो आ जाएगा, तो इसीलिए उसको ग्रुप 1 में रखा हुआ है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर। आज के दौर पे कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है? 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल है, 92 के बाद मतलब 93 से 118 तक जितने भी है वो मैन मेड एलिमेंट्स है। और अगर मैं उनको अरेंज करूं तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 12 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको पीरियड्स बुलाता हूं और 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे। ग्रुप 8 को ग्रुप 0 बुला रहे थे, ठीक है। और ग्रुप 8 के बाद जो आएगा वो ग्रुप 0 आ जाएगा। उसके अलावा इफ आई एम टॉकिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 और 18 वर्टिकल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 18 वर्टिकल म्हणजे वर बघायचं, ऐसे करके कितने हैं? 18 है, ठीक है। तो आपको इससे कैसे समझेगा? देखो अगर मुझे किसी ने बोला राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आएगा अगर तो 5 मार्क के लिए आएगा, तो कैसे लिखोगे? पहले मैं बोलूंगा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनको उसने अरेंज किया। दूसरी बात क्या है, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको किसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? तो उनका नाम था हेनरी मॉजली, उन्होंने एक्सरे की मदद से डिस्कवर किया था। लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि क्यों इसका नाम इतना फेमस नहीं है, क्यों इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, हेनरीज पीरियोडिक टेबल नहीं दिया हुआ है, तो रीजन है ये अकेला साइंटिस्ट नहीं था, इसके बहुत सारे और दोस्तों थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 118 एलिमेंट्स को उसने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि उसने उसको 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको मैं बुला रहा हूँ पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम जिसको मैं बुला रहा हूं ग्रुप्स, उनमें अरेंज कर दिया। तो जो ग्रुप 1 है और जो ग्रुप 2 है उनको मैं बुलाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट। जब आप आगे जाओगे, अगर आप पढ़ते हो आपको पता चलेगा, क्योंकि इन लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन
एस ब्लॉक में फील्ड होता है तो इसीलिए होता है इन लोग का नाम एस ब्लॉक। लेकिन आप लोग क्या करोगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। ग्रुप 3 to 12 आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाओगे। ग्रुप 13 to 18 को आप लोग बुलाओगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक सेपरेटली आप लोग देखना, दो अलग अलग बॉक्सेस नीचे दिए गए हैं और वो लोग को स्टार मार्क दिया हुआ है 6th और 7th, मतलब ये 6th और 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 6th और 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन जगह नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक जैसी नहीं है, अलग है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है, इसलिए आप लोग इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाओगे। जिसमें से जो ऊपर वाला है, जो 6th पीरियड है, कौन सा 6th पीरियड है, उसको बुलाओगे एक्टिनॉइड्स, सॉरी उसको जो 6th पीरियड है उसको बुलाओगे लैंथेनॉइड, और जो 7th पीरियड है उसको बुलाओगे एक्टिनॉइड्स। ये इनकी सीरीज है, ठीक है। इनको एफ ब्लॉक बुलाते हैं, इनको एस ब्लॉक, इनको डी ब्लॉक, इनको एफ ब्लॉक। अच्छा, एक और चीज, आपके पीरियडिक टेबल को आप लोगों ने एलिमेंट्स के बेसिस में क्लासिफाई किया। क्या क्या कहा मैंने बोला कि 7 हॉरिजॉन्टल रो जिसको पीरियड्स बुलाऊंगा और 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप्स बुलाऊंगा। फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इस कलेक्टिवली किसको इंक्लूड करते हैं, एस ब्लॉक में, ग्रुप 3 to 12 बी ब्लॉक में, ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक में, और 6th और 7th पीरियड में वो आते हैं एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट जिनको मैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बुलाता हूँ। आप लोग समझे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ कि इस पूरे एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स है, तो मेटल्स जो आएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। कौन सा, मेटल्स जो है वो लेफ्ट साइड में प्लेस होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो राइट साइड में प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में कौन से होंगे, मेटल्स होंगे, राइट हैंड साइड में कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। और इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह जेड लाइन होगी। कौन सी लाइन, जेड लाइन, जो इन दोनों को बीच में सेपरेट करेगी, और वहां होंगे आपके मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के फीचर्स हो, दोनों की प्रॉपर्टी हो। और आप लोग नॉन मेटल्स में, मेटेलॉइड्स में दो एग्जांपल पक्का याद करेंगे, दो एग्जांपल पक्का याद रखेंगे, और उसका नाम है बोरॉन एंड सिलिकॉन। ये पक्का याद रखेंगे आप लोग, समझे आप लोग। बोरॉन एंड सिलिकॉन आप लोग याद रखोगे, पक्का याद रखोगे, ये आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और क्या कुछ बाकी हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज है, 18 वर्टिकल कॉलम से जिसको ग्रुप बुला के पीरियड टेबल में मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, पीरियड्स बता दिया, 6th और 7th पीरियड में आते हैं। ये एफ ब्लॉक आएंगे जिसको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बुलाओगे, ठीक है। और इन लोगों का ग्रुप नहीं है, इसको आप मतलब जो एफ ब्लॉक है ना वो कोई ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, वो पीरियड में, जैसे आप लोग ना डी ब्लॉक जो है 3 to 12 ग्रुप को है, वैसे एफ ब्लॉक कोई ग्रुप को नहीं है। पॉइंट ध्यान रखना, एफ ब्लॉक कोई ग्रुप को नहीं बिलोंग करता, वो पीरियड को बिलोंग करता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। और दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियड टेबल। इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी, तो इतना ही था मॉडर्न पीरियड टेबल, लेकिन अब हम लोग एटम के अंदर घुसने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के इस पॉइंट से आता है। पीरियड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा, जुड़े रहो। लेकिन उसके साथ पहले ये लिखो, तो हाँ, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल खत्म हो चुका है हमारा। अच्छा, पीरियडिक ट्रेंड्स में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पहले समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स अभी सीखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो समझो ये एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन का एटम मैंने बता, अगर मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 का मतलब क्या हुआ, मेरे को समझने वाला मतलब क्या कि उसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो मैं बोलूंगा इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नहीं बोलूंगा, एंड मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, मतलब 8 8 16 थोड़ी, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस में
होस्ट है। तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखते ही मुझे पता चल गया। मेरे को अगर ये सिर्फ डायग्राम दिया रहेगा मुझे पता रहेगा, बताइए कौन सा एलिमेंट होगा। अच्छा इसके पास कितने प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बता दिया प्रोटॉन। हालांकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैंने बता दिया रेड डॉट जो है वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे पता है ये 8 है, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब ये ऑक्सीजन का एटम। तो मैं इलेक्ट्रॉन बताऊंगा 1 2, ठीक है। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, फिर इसका मतलब बताऊँ। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर। अच्छा आप लोग को मैं ना एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हालांकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। रीजन भी, इसका रीजन बताऊंगा कि पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, या दूसरे वाले शेल में, एक काम करता हूँ इसमें बता देता, शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो तो क्या होता है, आप लोग जानते हो कि प्रोटॉन्स का चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो आप लोग को नहीं लगता कि अगर समझो इधर पहले समझते, इसको बाद में समझेंगे। समझो ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पहला शेल है, ठीक है, पहला शेल, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको नहीं लगता ये प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आजा 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 खींचेगा, ठीक है। लेकिन तो ये क्या होता है, स्टेबल होगा कि एक दूसरे से तो टकरा जाएगा और फूल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि जितना, अच्छा अगर ये सर्कल है तो इसका एटॉमिक रेडियस इसका साइज के लिए डिपेंडेंट होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि कोई एटॉम का साइज क्या है, तो आप लोग बोलोगे यार इतना बड़ा एटम है, ऐसे बोलोगे नहीं, बोलोगे सेंटर से अगर इसका रेडियस इतना है तो आप लोग ऐसे सर्कल बनाओगे, अच्छा ये इसका साइज होगा, हाँ या ना। अगर मैं पूछूंगा कि सर्कल का साइज है, तो आप लोग बनाओगे इसका रेडियस जो है इसका सर्कमफरेंस के बराबर। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितनी ज्यादा सेंटर से डिस्टेंस होगा, उतना बड़ा सर्कल होगा और उतनी बड़ी साइज होगी, हाँ या ना। तो साइज कैसे पता चल रहा है, एटॉमिक रेडियस से पता चल रहा है। साइज कैसे पता चल रहा है, एटॉमिक रेडियस से पता चल रहा है। तो मुझे बताओ जो पहला शेल है उसका रेडियस छोटा है तो इसका साइज छोटा होगा, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाँ या ना, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या नहीं, हाँ। तो समझ लो मैंने एक करके इलेक्ट्रॉन भेजे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इतना जोर से खींचेंगे कि शायद ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैंने क्या किया, यार एक इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल नहीं लग रहा है, मैं और एक इलेक्ट्रॉन दे के देखता हूँ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन ये साइज छोटी है, साइज छोटी है मतलब ये छोटी जगह क्या मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, नहीं। अगर जब मैं दो, देखो साइज छोटी है तो क्या होता है कि जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूँ तो लोग आपस में बहुत चिपक जाते तो क्या हो रहा है, मैंने बड़ा डायग्राम बनाया लेकिन ऐसे छोटा बनेगा। समझो ये पॉजिटिव है और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो जब मैं इधर डालूंगा ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे, इसीलिए स्टेबल है। जैसे तो क्या होता है कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो खींच रहा है तो डिस्ट्रॉय, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो स्टेबल हो गया, पॉजिटिव इसको खींच भी रहा है और इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे, सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे से रिपेल भी करे और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट भी करे। लेकिन जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन और डालने की कोशिश करता हूँ तो जगह छोटी है, इलेक्ट्रॉन बाजू में आ गई तो रिपेल कर, चलट मेरे को जगह नहीं मिली तू हट, तो इसीलिए मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल पाता हूँ। तो इसीलिए पहले वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी व्हिच इज 2n स्क्वायर, एंड मतलब नंबर ऑफ शेल, तो फर्स्ट शेल होगा तो 1 का स्क्वायर 1 into 2 2, ठीक है। दूसरा शेल क्या होगा, n is equals to 2 to 2 का स्क्वायर 4 2 are 8। अब ध्यान से देखो तीसरा शेल क्या होगा, तीसरा शेल ये होगा कि n is equals to 3 का स्क्वायर होता है 9 2 are 18। तो आपके हिसाब से पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आने चाहिए, समझा, रीजन समझे आप। तीसरा वाला भी वैसे ही होगा कि भैया अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, समझो ये पहला शेल था और ये 2, जो दूसरा शेल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंजस्टेड हो गया। अब मेरे से तो बड़ी जगह थी 2 के कंपैरिजन, जो पहला शेल था उसके कंपैरिजन में जो दूसरा शेल है वो रेडियस बड़ा होगा तो 2 के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो 1 डाला, ठीक है, थोड़ी स्टेबल नहीं है, 2 डाला, थोड़ा और स्टेबल हो गया, 3 4 5, जब 8 डाल दिया तो एक दूसरे को सिमेट्री की वजह से कैंसिल कर रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहा है, ये इसको यहाँ खींच रहा है, यहाँ 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 ऐसा ऐसा कैंसिल कर रहे, एक दूसरे को कैंसिल करे तो अच्छा सा स्टेबल हो गया। जैसे मैंने और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कम जगह है तो इलेक्ट्रॉन बाजू में तो धक्का दे। तो आपके लॉजिक के हिसाब से तीसरा वाला शेल दूसरे वाले से और ज्यादा बड़ा हो तो इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। लेकिन एक लॉ होता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। क्या नाम है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये क्या रीजन होता है, एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ ये एक्सेप्शन होता है जहां तीसरा शेल, आई रिपीट, तीसरा शेल सेकेंड शेल के बहुत ज्यादा करीब होता है। मतलब अगर सेकेंड शेल का रेडियस इतना है तो
तीसरा वाला शेल का रेडियस थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब सेकंड और थर्ड वाले का कंपैरेबल साइज है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होने की वजह से तीसरे वाले शेल में भी 18 की जगह सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ पाते। तो तीसरे शेल में भले ही उसकी कैपेसिटी कितनी है 18 की, लेकिन आते कितने हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2,8,8 ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अच्छा ठीक है, ये वाला तो पार्ट क्लियर हो गया हमारा। अब मैं बात करूंगा ऑक्सीजन में। तो ठीक है, तो अगर जब जब मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 आएंगे, दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 आने चाहिए, तीसरे वाले शेल में कितनी कैपेसिटी है 18, कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा बताओ, तो प्रोटॉन्स का तो जगह नहीं है, प्रोटॉन्स को तो आसान है ना, आप उसके सिर्फ न्यूक्लियस में भरना है, कैसे भी भर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के भरने के तरीके को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के तरीके को, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा होगा। देखो जैसे इसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन तो मैंने भर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन की बारी। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 2 भर दिया। अब दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 8 आने पे स्टेबल हो रहा था, हाँ या ना, 8 आने पे स्टेबल हो रहा था, लेकिन बस बचे कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो मैंने 6 वाले बाहर में भर दिए, 2 अंदर भर दिए। तो इसके पहले वाले शेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, पहले वाले शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरे वाले शेल में आने कितने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, है आ कितने रहे 6 आए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो किसी भी शेल का बाहर वाला शेल होगा, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो आप लोग आउटर मोस्ट जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको बोलोगे वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझे, ठीक है, समझे, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे पास एटॉमिक नंबर 8 था, मतलब 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन को भर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन भरने की बारी, 2 पहले शेल में भर दिया, 6 बाहर शेल में भर दिया। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो क्या करोगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, आपको पता चला 8 है, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 सिर्फ एक एलिमेंट का होता है, उसका नाम है ऑक्सीजन। फिर मैंने पूछा कि अच्छा उसको प्रोटॉन्स की कहां भरोगे, आप बोलोगे भाई सीधा सीधा न्यूक्लियस में। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, क्या पहले वाले में 4 भर सकते हो, नहीं, क्या बोलता है कि पहले वाले शेल में 2 भर दिया, ठीक है, बचे कितने 6 भर दिए मैंने। तो वैलेंस शेल जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, तो बाहर वाले शेल को बोलोगे वैलेंस शेल। तो मैंने पूछा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे 8। तो क्या वैलेंसी भी 8 ही होगी, नहीं। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, पहले इतना समझ गए आप लोग, इतना समझ गए आप लोग, तो इसको नोट कर लो। अभी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझते, इसको समझने से पहले हम जानते कि यार कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के। तो ऑक्सीजन के अगर मैं बात करूं, याद है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या, इसके पास 8 प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में, अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे वाले शेल में 8 आ सकते हैं, आने चाहिए 8 तो चाहिए उसको, लेकिन इसके पास बचे कितने 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। सोडियम के पास क्या है, इसको चाहिए, ठीक है, इसके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 11 मतलब क्या हो गया कि इसके पास 11 प्रोटॉन है जो स्टेबल इसमें है, प्रोटॉन में है, और 11 इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे वाले शेल में 8 है, मतलब टोटल 10 हो गए, और एक बच गया। तीसरे वाले शेल में इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है, और इसको 2 चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको 1 है, तो इसको क्या चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। और इसके पास एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब 6 प्रोटॉन उसके अगेन किस में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो 2,4, इसको कितने चाहिए 4 चाहिए,
तो ये चाहिए ना, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होएगा तो कंपाउंड बनाएगा तो और स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होएगा कैसे? बॉन्ड बना के। तो इसे ही रीजन है कि कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है ताकि उसको स्टेबल चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट, ताकि जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और जो प्रोटॉन खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, ये सब जो फोर्सेस है वो कैंसिल आउट होकर वो स्टेबल हो जाए। ये रीजन होता है। तो ये क्या करेगा? साथ चाहेगा, साथ लेना चाहेगा नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप मुझे बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसका 2,6, इसका 2,4 है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि यार इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, तो आप लोग मुझे बोलोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके ना 1 है, क्योंकि लास्ट वाले शेल में। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लास्ट वाले शेल में 6, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो क्या इसकी वैलेंसी भी 1, 6, 4 होगी? नहीं। मुझे बताओ वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या ड्यूप्लेट ऑफ द टू एंड गेट स्टेबल। ऑक्टेट मतलब क्या? उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ड्यूप्लेट मतलब क्या? पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलता हूं वैलेंसी। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी में कंपैरिजन करते हैं वैलेंस और वैलेंसी का, तो मैं इधर कर रहा हूं पहले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा वैलेंसी। सोडियम का देखते हैं, ठीक है। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। और वैलेंसी कितनी है? 7 चाहिए। अच्छा, तो क्या 7 चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा? या तो सेकंड ऑप्शन क्या है? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दो। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया कि नहीं? स्टेबल हो गया कि नहीं? हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि 2,8,1 है, इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन देने पर इसका 2,8 हो गया, स्टेबल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। वो जल्दी दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल हो जाए। मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो 6, तो इसको 8 बनाने का है, तो 2 एक्सेप्ट कर लिया तो 6 दे देगा। तो नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। यार ये नया टॉपिक लग रहा है क्या? ये आप लोग को आना चाहिए। एक्चुअली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका हेल्प ये कि आप कोई भी एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हो। समझो आपको पता चला यार क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये इस इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो? देखो, क्लोरीन एटॉमिक 17, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? 17 प्रोटॉन्स है एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको ये तो पता है कि 17 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हुए, बचे कितने? 7। आने कितने चाहिए? 8। अब मुझे बताओ आप लोग, अब मुझे आप लोग क्या बताओगे कि यार अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। देखो मैं एक ही पेज पे क्या क्या लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 7 है। ये 3 पता चल गया सिर्फ एटॉमिक नंबर से। इसके अलावा क्या पता चला? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए? लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। होने कितने चाहिए? 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 1 होगी ना। 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने को। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो भी क्या हो जाएगा? 2,8। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान हुआ है नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी। अब क्या क्या पता चल रहा है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या क्या पता चला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें क्या है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने शेल हैं? नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेल्स है 3। मतलब क्या हुआ? ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, मतलब थर्ड लाइन में आएगा। हाँ या नहीं? मतलब पोजीशन बता पा रहे हो? मतलब क्लोरीन जो है वो उसके पास कितने शेल? 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 थर्ड शेल में बिलोंग करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं बताऊंगा ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड हो गया। मतलब क्या कि यार अगर ये पीरियडिक टेबल है तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में ये वाली लाइन में, थर्ड लाइन में कहीं ना कहीं होगा। हाँ या ना? अब कैसे पता करते हैं? पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वाले मिशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7।
तो अगर देखो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है, आई रिपीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेके चालू होते हैं और 8 तक हो सकते हैं, यार बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। तो अगर 1 है या 2 है, आई रिपीट अगर 1 है या 2 है, तो अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके पास कोई एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, तो वैलेंसी भी 1 और उसका ग्रुप नंबर भी 1। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे +10 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप आ जाएगा या नहीं, तो ग्रुप इसका क्या होगा, ग्रुप होगा देखो 7 है मतलब 2 से ज्यादा है तो +10 कर दूंगा तो क्या होगा 17th ग्रुप, मतलब ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर 3। अभी देखो इसमें अगर आप थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड देखो 1 2 3 मतलब सोडियम मैग्नीशियम है। अब मैं ग्रुप देख रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रुप देखो हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, हाँ थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने क्या पूछा ग्रुप नंबर 17, तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मतलब 1 2 थर्ड लाइन में और ये 17 ग्रुप आ गया ना। क्लोरीन देखो क्लोरीन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यार ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, ये एलिमेंट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। नंबर ऑफ शेल से पीरियड बता दिया मैंने और ग्रुप कैसे बता दिया। अगर 1 2 है तो उसका ग्रुप भी वही होगा, और अगर 1 2 है तो ग्रुप नंबर वही होगा। लेकिन अगर 3 से 8 तक कुछ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिखूंगा 10+। तो मैं आप लोग को इसकी पूरी समरी लिख के देता हूं तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कोई सिर्फ एक एटॉमिक नंबर से आप लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ एटॉमिक नंबर से 5-6 चीज निकाल दी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ क्या लिखूंगा, ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक से आप लोगों का 70% क्वेश्चंस बन जाएंगे। कितने 70%, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसीज के रिलेटेड आते। तो ये टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ योर एंटायर चैप्टर। दिस टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही से बनेंगे। देखो समझो कोई एटॉमिक नंबर है, मुझे पूछा क्या, मुझे पूछ रहे हो कि तुम एक काम करो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का बता करके बताओ। तो सल्फर जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है 16। सिर्फ इतना पता है मुझे, सिर्फ नाम पता है एलिमेंट का और एटॉमिक नंबर पता हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना तक पता होना चाहिए सर, 1 से 20 तक कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। नंबर करना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन और आता है उसके कैल्शियम, ये होता है, ठीक है। तो सल्फर हो गया, सल्फर से क्या पता चला 16 है, 16 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसका 16 प्रोटॉन है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 भर दिया, दूसरे शेल में 8 भर दिया, 8 2 10, अभी कितने बचे हुए 6। तो मुझे बताओ फर्स्ट शेल स्टेबल है, हाँ, दूसरा शेल स्टेबल है, हाँ, तीसरा शेल स्टेबल है क्या, नहीं, तो नहीं है। तो इसको मुझे बताओ इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी चाहिए, या तो ये 6 दे देगा 2,8 स्टेबल हो जाएगा, या तो 2 ले लेगा आसान होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी इसकी 2 हुई। अब देखो जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये हो गया ट्रिक्स कर लोगे तो सब कुछ निकल जाएगा। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिक है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। तो अगर आपके नंबर ऑफ शेल्स जितने होंगे वो होगा उसका पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स क्या बताएंगे, पीरियड। अगर 3 शेल है तो थर्ड पीरियड, 2 शेल है तो सेकेंड पीरियड। वैसे फिर क्या होगा, अगर आपके पास इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप भी 1 और 2 होगा। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
3 से 8 के बीच में है तो ग्रुप क्या होगा? ग्रुप होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो आप लोगों को ग्रुप पता चल गया। और पीरियड कैसे निकालते हैं ये ट्रिक समझ लो। अगर नंबर ऑफ शेल से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ शेल से पता चलेगा पीरियड कितना है। एक शेल है तो एक फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते, तो आप कोई भी पोजीशन बता सकते हो, उसकी वैलेंसी बता सकते हो। अच्छा, वैलेंसी बता दोगे तो उसका पोजीशन बता दोगे। क्यों? कैसे? आपको ग्रुप पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड है। तो अगर आप लोगों को समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, को वैलेंसी में कंफ्यूजन हो रहा तो उसके लिए भी ट्रिक है यार। उसके लिए क्या ट्रिक है देखो, अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 7 8 तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये समझे कि नहीं? ये ट्रिक से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? देखो ये तीनों ट्रिक क्या कहते हैं। अगर समझो किसी का एटॉमिक नंबर है 15 है तो इसका एटॉमिक, अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, अगर कोई किसी का एटॉमिक नंबर है 15 तो 15 से मुझे क्या क्या पता चल जाएगा? पहली बात तो ये नाइट्रोजन, पहली बात तो ये फास्फोरस का है। ठीक है, 15 है तो पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8, बचा कितना? 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2,8,5 पता चलेगा। फिर मुझे चलेगा एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, मतलब 3 शेल मतलब पीरियड नंबर 3 हो गया। पीरियड 3 को बिलोंग करता है। फिर ग्रुप क्या? 5 इलेक्ट्रॉन से। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? 2 से ज्यादा है तो अगर 3 से 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 है तो ग्रुप क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 मतलब 5 प्लस 10 15, मतलब ग्रुप क्या हो गया? 15। अगर मुझे वैलेंसी नहीं पता तो क्या करूंगा? क्या इसके पास 1 2 3 4 है? अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो 5 इस रेंज में आ रहा तो 8 माइनस 5 इज 3। आपको ये लॉजिक भी बन रहा है? मुझे बताओ, अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, इसको 8 बनाने तो इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या? 5 इलेक्ट्रॉन दे तो 2,8 हो जाएगा स्टेबल, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या बेटर है? 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 5 इलेक्ट्रॉन देना? ऑफ कोर्स 3 इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 ना ही 5। तो दिस वाज अबाउट मोस्टली मॉडर्न पीरियड टेबल को आपने डिकोड कर दिया। क्या क्या कर सकते हो इससे आपने पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल को डिकोड कर दिया। क्या कर दिया? कोई भी एटॉमिक नंबर पता, उसका लोकेशन बता सकते हो, उसका पीरियड बता सकते हो, उसका ग्रुप बता सकते हो, ठीक है, उसका वैलेंसी बता सकते हो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, कौन से पोजीशन में कितने शेल्स होंगे वो बता सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिकोडिंग। देखो ये चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ये मेरी गारंटी है। इतना कि अगर आप पोजीशन भी बता पा रहे हो कोई भी एलिमेंट का, इसका फायदा क्या है पीरियड नंबर ग्रुप का? तो ये रीजन था ये सब पढ़ाने का। अच्छा चलो एक और चीज बताता हूँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों को आपके नोट्स में लिखना ही चाहिए। वो आपके गिव रीजंस में भी आता है, समझो एक क्वेश्चन, समझो ये टॉपिक का ये स्टेटमेंट लिखो, द केमिकल reactivity is determined by the chemical reactivity is determined by वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंस। इसका मतलब क्या है? और इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में आता है elements belonging to same group have same valencies। ऐसे आपके गिव रीजंस में आता है elements belonging to same group have। अब इस पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे रिलेट करोगे? देखो एक ग्रुप में आना, आप लोग शुरुआत से अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक ग्रुप पे इसका मतलब क्या, वो सिमिलर है, हाँ या ना? सिमिलर मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम है ना? तो वही बताया जो केमिकल रिएक्टिविटी है, जो उनकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज है, वो कैसे पता चलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के बराबर। मतलब क्या हो गया? समझो अगर मेरे पास मैं बेरिलियम हूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, हाँ या ना?
इतना हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मैग्नीशियम बताओ, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,2। फिर कैल्शियम बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2,8,8,2, ठीक है, ये तीनों है। और जानने की बात ये कि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम आता है, इसका मतलब क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, अगेन आई रिपीट, बेरिलियम नीचे फिर मैग्नीशियम फिर कैल्शियम, तीनों एक ही ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 2। क्यों ग्रुप नंबर 2? क्योंकि देखो तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मतलब वैलेंसी भी 2, वैलेंसी भी 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हाँ या ना, इनकी सेम वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब क्या है, तीनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों की केमिकल रिएक्शन तो तब होगा ना जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, आई रिपीट, केमिकल रिएक्शन तो तब होगा ना जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो वो देना चाहता है, कैल्शियम भी 2 बाहर है, मतलब तीनों अलग अलग एलिमेंट, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है ना, वही चाहते सब लोग 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते कि नहीं, सिमिलर हुआ कि नहीं। तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे पता चल रहा है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी, जिनके पास वैलेंस देखो, अगर कि मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और अगर मेरी वैलेंसी 3 है तो उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसी में वैलेंसी थी, तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उसकी वैलेंसी भी सेम होगी, जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, आपके पास भी 5 है, तो हम दोनों की वैलेंसी 3 है, हमें दोनों को ही 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल, उसका मतलब हम दोनों सिमिलर है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, और सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप में डालते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एलिमेंट्स जिनका बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप में, उनके पास सेम वैलेंसी होती है, और सेम वैलेंसी होगी तो सेम तरीका का केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिनकी वैलेंसी सेम होती है वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये वाले पॉइंट को रिलेट कर दिया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग रिसेंबल, मतलब कौन किसकी तरह है, एक आपके क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में जो ये कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल लाइक एन एलिमेंट, तो अगर आपसे पूछा ये, तो अगर मैंने पूछा कि किसका कौन ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नीशियम की तरह है, रिसेंबल मतलब उसकी तरह, तो मैं क्या देखूंगा कि वो दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करने चाहिए, हाँ या ना, वो दोनों क्या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होने चाहिए, हाँ या ना, ये मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी सेम होगी, सेम वैलेंसी होगी तो सेम ग्रुप होगा, सेम ग्रुप होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर होगी, मतलब एक दूसरे के जैसे होगी। आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड्स मतलब क्या होता है। ट्रेंड मतलब वो नहीं होता जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो, ट्रेंड मतलब केमिस्ट्री में ही होता है जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं। ट्रेंड मतलब वेरिएशंस हो और वो वेरिएशंस रेगुलर हो, मतलब उसमें कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिले, उसको आप ट्रेंड बोलोगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वैलेंसी का, जो आप लोग जानते हो। तो अच्छा, वैलेंसी से पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर इसके बाद वैलेंसी देखते हो। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, कितना बड़ा एटम है, कितना बड़ा एटम है। तो मुझे बताओ, जब मैं टॉप टू नीचे, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जब मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ फर्स्ट पीरियड मतलब क्या होता है, एक शेल। सेकंड पीरियड मतलब क्या, 2 शेल। थर्ड पीरियड मतलब क्या, 3 शेल। मतलब आपको लगता है एक एक करके शेल बढ़ रहा है। शेल मतलब सबसे बाहर वाला शेल और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, मतलब उतना बड़ा एटम होगा। मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, ये रीजन हुआ। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब देखो, सेकंड पीरियड है, अगर ये सेकंड पीरियड है इसीलिए 2 शेल है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। इधर क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, इसलिए साइज बढ़ गया। लेफ्ट टू राइट जाते हुए देखो, नंबर ऑफ शेल्स नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक बार इधर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको नहीं लग रहा है एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और आपको लगता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो थोड़ा सा खींच रहा है, इधर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा खींच रहा है, इधर 3 तो और ज्यादा। मतलब आपको नहीं लग रहा है बाहर बार शेल को, शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहा है, खींचता रहा है, मतलब आपको नहीं लगता है खींचने की वजह से जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है, टोटल या इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव मतलब ओवरऑल, इफेक्टिव मतलब ओवरऑल, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस जो लगा रहा है, जो न्यूक्लियस लगा रहा है अपनी तरफ, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल पास आ रही है, मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट था, आप लोग को ये पॉइंट समझा? तो टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। राइट टू लेफ्ट जाते हुए देखो, राइट टू लेफ्ट जाते हुए बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम जनरली ट्रेंड, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो टॉप टू बॉटम में बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम हो रहा है एटॉमिक रेडियस क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अपनी तरफ चार्ज खींच रहा है, इसीलिए ओवरऑल लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस है साइज डिक्रीज होता है। अच्छा, इसके बाद वैलेंसी की अगर बात करूं तो आप लोगों को तो एक चीज अगर मैं एक ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए वैलेंसी कम होती है या बढ़ती है? मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं मतलब विद इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम मतलब विद इन अ ग्रुप, लेफ्ट टू राइट मतलब विद इन अ पीरियड। देखो टॉप टू बॉटम मतलब एक ग्रुप में जाते हुए नीचे, एक ग्रुप में जा रहा हूं मैं नीचे नीचे, लेफ्ट टू राइट मतलब एक पीरियड में जा रहा हूं। टॉप टू बॉटम मतलब एक ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट मतलब विद इन अ पीरियड, विद इन अ ग्रुप, विद इन अ पीरियड। तो अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम जाते हुए विद इन अ ग्रुप नीचे जा रहा हूं तो वैलेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, गलत। तो क्या कम हो रही है? गलत, रहती है कांस्टेंट। आपको याद है बेरिलियम 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2, कैल्शियम 2,8,8,2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,2,2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब वैलेंसी भी सेम, 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो वैलेंसी टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होता है? वैलेंसी टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होता है? वैलेंसी टॉप टू बॉटम जाते हुए कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैलेंसी क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज। ये जो है ये आप लोग समझो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहा है। 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? हाँ या ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन क्या वैलेंसी बढ़ रही है? अच्छा, टॉप टू बॉटम जाते हुए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना वैलेंसी बढ़ती है, सेम होता है, इसीलिए तो बोलते हैं एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेम वैलेंसी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन वैलेंसी देखो एक का एक, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, लेकिन 5 का क्या है? 8 - 5 3, 6 का क्या? 8 - 6 2, 8 - 7 1, और 8 - 8 0। मतलब पहले तो बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेंड अलग अलग है, ये आपको समझना जरूरी है। फिर आता है मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, आप लोगों ने शुरुआत में सुना होगा कि मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग जानते हैं क्यों। देखो बताता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में आपके पीरियोडिक टेबल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमें क्या पता चला था? मेटल्स लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल्स, और राइट साइड में नॉन मेटल्स है, हाँ या ना? लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स है। और मेटल्स मतलब क्या हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और इसका एग्जांपल क्या होगा? नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन के सेकंड थर्ड ग्रुप की बात करें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 11 12 13, इसका है 15 16 17। अब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1, 2,8,2, 2,8, की बात करता हूँ 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,3। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ शुरुआत में मेटल्स का एटॉमिक नंबर क्या? 2,8,1। तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सोडियम मैग्नीशियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 3 दे देगा? 3 दे देगा। ये 5 है तो 5 देना चाहेगा या 3 लेना चाहेगा? ये 3 ले लेगा, ये 3 ले लेगा। और अगर 6 है तो 6 देना चाहेगा या 2 लेना चाहेगा? 2 ले लेगा। 7 है तो 7 देना चाहेगा या 1 ले लेगा। मतलब नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आप लोग पढ़ते हो ये। और
मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या होता है उससे, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं, देखो इसके पास 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन के साथ कुछ होने वाला है नहीं, 11 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, 11 भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, दोनों बैलेंस हो रहे। लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब अब मेरे पास 11 प्रोटॉन तो है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन अभी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन ज्यादा है तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए आप Na+ लिखते हो, जिसको आप कैटायन बोलते हो, हाँ या ना। ऑन दी अदर हैंड एक्सेप्ट कर तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लो। मुझे बताओ क्लोरीन है, क्लोरीन का 2,8,7 है, मतलब 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब 17 प्रोटॉन से, लेकिन अभी 18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये माइनस चार्ज वाला एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको एनायन बोलते हो। तो इसी प्रॉपर्टी को अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2,8 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2,8,8 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अभी सुनो, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया एंड फॉर्म केटायन टू गेट स्टेबल इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन टू गेट स्टेबल इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी कैरेक्टर है? मेटल्स की कैरेक्टर है, और नॉन मेटल्स का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी कैरेक्टर है? मेटल्स का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कैरेक्टर है? नॉन मेटल्स का। आई होप आप लोग ये पूरा पार्ट समझ गए हो। अभी हम लोग का एक लास्ट पार्ट बचता है, एक टेबल, सॉलिड टेबल है, जिससे जो भी मैंने ट्रेंड बताया है उसका शॉर्टकट है। ट्रेंड का शॉर्टकट मतलब इतना पढ़े नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो हमें जल्दी जल्दी लिखना है ना। एग्जाम में तो इतना कौन दिमाग लगाएगा? एग्जाम में अगर आंसर नहीं आता तो दिमाग लगाओ, नहीं तो पूरा रट के जाओ यार, मार्क्स लाओ, बस अच्छे मार्क्स लाओ आप लोग, ठीक है। तो टेबल क्या बोलता है, देखो आप लोग का फेवरेट क्या होना चाहिए, आप लोग का, देखो ये पीरियडिक टेबल है, ये पीरियडिक टेबल याद करने का सुप्रीम तरीका देखो क्या है। मुझे बताओ, अगर ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता तो लेफ्ट साइड ये होता और राइट साइड ये होता, आइए ना। लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में, मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेटल्स कम हो रहे या बढ़ रहे? मेटल्स कम हो रहे, नॉन मेटल्स बढ़ रहे। मतलब देखो इधर मैं लिखूंगा टॉप टू बॉटम और इधर लिखूंगा लेफ्ट टू राइट, ये है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मुझे बताओ ट्रिक ऑफ द डे आ गया, ट्रिक ऑफ द डे। इसी के लिए तो बोल रहा था, ये और वो वाला कर लो, 70% बन जाएगा ये वाला टेबल। और जो हम लोगों ने इससे पहले वाला ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 करोगे तो इससे बचे हुए पहले से 40% बन जाएंगे, इससे 30% बन जाएंगे, तो टोटल 70% ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बताओगे? देखो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटल्स कम हो रहे, नॉन मेटल्स बढ़ रहे, मेटल्स कम हो रहे, नॉन मेटल्स बढ़ रहे। मतलब मेटल कम हो रहे तो मेटल का कैरेक्टर, एमसी मतलब वो नहीं, एमसी मतलब मेटालिक कैरेक्टर, एमसी मतलब वो नहीं बोल रहा, एमसी मतलब ऑफेंड नहीं होना, एमसी मतलब मेटालिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटल्स कम हो रहे, मतलब मेटल अपनी कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहता, मेटल्स लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, जब मुझे लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटल्स कम हो रहे, नॉन मेटल्स बढ़ रहे, मतलब मेटल्स कम हो रहे, मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर कौन सा था? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना? मेटल से जोड़ोगे आप, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी होगी वही होगी एटॉमिक रेडियस। मेटल मेरा फेवरेट है, तो मेटल कम होगा। अगर मेटल कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना? देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, मेटल्स कम हो रहा है, मेटल्स कम होगा तो मेटल की कैरेक्टर कम होगा, मेटल की कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका कैरेक्टर है? मेटल का कैरेक्टर, तो वो भी कम होगा। और मेटल के साथ जुड़ूंगा मैं एटॉमिक रेडियस के साथ, कैसे जुड़ूंगा? मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वही मेरा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा। तो एटॉमिक रेडियस, अगर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। और इसका जस्ट उल्टा होगा नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल अपोजिट होता है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब
नेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ये है। और एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम ही हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा लिखो, इधर मेटालिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए मतलब टॉप टू बॉटम जाते हुए अभी बढ़ने लगेगा। इधर लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो इधर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट और टॉप टू बॉटम जाते हुए बढ़ेगा। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होगा। यही टेबल आप लोग को समझने की जरूरत है। लॉजिक लगा लो ना, लॉजिक कैसे लगाओगे आप लोग, लॉजिक लगाओगे लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड में नॉन मेटल्स, लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड में नॉन मेटल्स। ओके, लेफ्ट साइड में मेटल्स, लेफ्ट राइट जाते हो तो मेटल की कैरेक्टर कम हो रहा है, क्योंकि मेटल्स कम हो रहा है, लेफ्ट में मेटल ज्यादा है, राइट में नॉन मेटल ज्यादा है, तो लेफ्ट राइट जाते हुए मेटल्स कम हो रहा है, मेटल्स कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन एंड टू गेट स्टेबल, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं, ये भी कम हो जाएगा। मेटल्स जैसा होगा वैसे एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट राइट जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, और मेटल्स का जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल, तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगा। नॉन मेटल की कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर नॉन मेटल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका जस्ट अपोजिट है टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ कम हो रहा था, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रहा था, यहाँ बढ़ जाएगा, इधर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था, यहाँ बढ़ा था। यहाँ का रीजन क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम क्या रीजन था, नंबर ऑफ शेल्स। नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा था। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड फाइनली द चैप्टर। आई एम सो सॉरी इसको लेंदी बनाने के लिए, बट ये 2 घंटे में आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अगर आपको ये सब चीज़ें आ रही है तो फॉर श्योर आप लोग को जो भी मार्क्स का पेपर होगा, यू विल नॉट लीव एटलीस्ट 1 मार्क्स। कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स अगर आप करते हो तो आई गारंटी यू 70% अभी चैप्टर बढ़ जाएगा, हो जाएगा। तो उस ट्रिक्स के लिए आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो, ताकि आप लोग एग्जाम्स के दौरान अगर वो भी करके जाओगे तो एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन बन जाएगा। और आपको 100% बनाना है। देखो, अगर आप लोग को अपने नसीब पर पूरा भरोसा है, अगर आप लोग को अपने नसीब पर पूरा भरोसा है कि यार मेरा नसीब तो अच्छा है, तो ये जो ट्रिक वाला पार्ट है ना, मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन में ट्रिक वाले पार्ट बता दूंगा, तो वो ट्रिक वाला जो पार्ट है उस पर डायरेक्ट देख लेना। लेकिन तो अगर आपका नसीब अच्छा तो वही 70% में आ गया, लेकिन अगर आपका नसीब खराब है, अगर आप जानते हो, तो बोर्ड्स में वो 30% का पार्ट आ जाएगा। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखो, क्योंकि नसीब पर तो भरोसा नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स, देयर आर नो पॉइंट्स जो बच गए हैं मेरे से। थैंक यू सो मच, और आई एम सो सॉरी फॉर मेकिंग द वीडियो सो लेंथी। प्लीज बी अटेंटिव और पढ़ लिया करो यार कभी कभी। थैंक यू सो मच।